नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सच में हमारे साथ चंडीगढ़ से अजय शुक्ला जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका स्वागत है सीधू ने सच में। और आज बात करेंगे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन जब भारत में हो तब विपक्ष के नेता को मिलने की, यानी लोकसभा में राज्यसभा में विपक्ष के नेता को मिलने की जो पहले की परंपरा थी वो तोड़ी गई। उसके बारे में राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है ये चर्चा का विषय है और आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और अजय जी इस बात का विश्लेषण करेंगे, उसका इतिहास जो रहा है वो, और अपनी राय भी देंगे। तो अजय जी, ये राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट आया है कि सरकार विपक्ष के नेता को मिलने, विदेशी जब मेहमान आते हैं, इतने महत्वपूर्ण मेहमान आते हैं, तो सरकार क्यों बीच में अड़िंगा जमाती है और विदेशी मेहमानों से वो न मिले ऐसा कार्यक्रम बनाती है। देखिए, मुझे लगता है ये भारत के लोकतंत्र के लिए बेहद शर्मनाक स्थिति है, हालात है। इसलिए क्योंकि लोकतंत्र कैसे बनता है? लोकतंत्र पक्ष से, विपक्ष से और उन दोनों की आवाजों को एक समान मंच देने से बनता है। समान मंच है, ये नहीं है किसी को कम किसी को ज्यादा। तो पहली बात तो ये है। अब आप एक चीज देखिए, जो सत्ता पक्ष है, मौजूदा सत्ता पक्ष, भारतीय जनता पार्टी टोटल 37% वोट पाई थी। 246। और उसके बाद में मैं एक मिनट दूसरी चीज कह रहा हूं। टोटल भाजपा और एनडीए जो सत्ता में बैठे हैं, टोटल पार्टियों का मिला के 40% बनता है, जो वोट शेयर बनता है भारत का। सत्ता किसको रिप्रेजेंट करती है? ट्रेजरी बेंच को। नेता प्रतिपक्ष वो सिर्फ एक पार्टी का नेता नहीं है कि वो कांग्रेस का नेता हो। नेता प्रतिपक्ष जब बोला जाता है, डिजिग्नेट हो जाता है, उस दिन वो नेता विपक्षी दल कहलाता है। भले ही वो कांग्रेस का है या भले ही किसी भी दल का हो, जो भी नेता प्रतिपक्ष होगा वो सभी विपक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। ऑफिशियली ये वो लीडर ऑफ पब्लिक कहलाएगा। और जो लीडर ऑफ पब्लिक है, उस विपक्ष में कितने दल हैं और सारे दल का मिला के जो वोट है वो कितना है? 60% से अधिक है। अब आप एक चीज सोचिए, जो 60% से अधिक देश के मतदाताओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसको आप इग्नोर करके कहें कि आप भारत की आवाज है। नहीं, आप भारत की आवाज नहीं है, क्योंकि आपको 60% लोगों ने नकारा है। अब जब आपको 60% लोगों ने नकारा है तो आपको देखना पड़ेगा। अब स्थितियां क्या? राहुल गांधी 2024 में इलेक्शन के बाद जब भारत के नेता प्रतिपक्ष बने, क्योंकि प्रधानमंत्री नेता सदन है और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है। दो ही पद होते हैं, स्पीकर के अलावा सदन में 2 पद हैं सिर्फ, जो जनता की नुमाइंदगी करते हैं, जिसके आधार पर हम लोकतंत्र बनाते हैं। तो एक नरेंद्र मोदी है, दूसरे राहुल गांधी है। हमारे देश की ही नहीं, दुनिया की एक संवैधानिक परंपरा है, सामान्य तौर पे, सामान्य परिस्थिति में, विशेष परिस्थितियों की बात नहीं कर रहा हूं, कि जब भी कभी सामान्य कंट्रीज के शीर्ष वो आते हैं, नेता आते हैं, और भारत के अंदर कोई शीर्ष कार्यक्रम होता है उससे रिलेटेड, तो उस स्थिति में, उस शेड्यूल में 10 मिनट 15 मिनट
का जो है टाइम, आधे घंटे का टाइम प्रतिपक्ष के लिए भी रखा जाता है। और उसमें नेता जो प्रतिपक्ष है वो, और यदि वो अपने साथ में जो भी डेलीगेट्स रखना चाहें वो डेलीगेट्स उन्हें डिजिग्नेट करना होता है। ये एक परंपरा रही। तो सामान्य तौर पे क्या होता है कि चूंकि ज्यादा वक्त नहीं होता है तो नेता प्रतिपक्ष ही उसे प्रतिनिधित्व करते हैं। वो बताते हैं कि भारत का जो पीपल्स है वो किस ढंग से क्या सोच रहे हैं, और सरकार और उसके बीच में सरकार तभी सफल हो पाएगी कोई कार्य करने में जब विपक्ष उसके साथ खड़ा हो। जी। अन्यथा बहुत सारी चीजें हो करके भी कागजों में और इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं क्योंकि जनता उसमें नहीं साथ होती है। जी। तो स्वाभाविक सी बात है, राहुल गांधी जब से बने 37 राष्ट्राध्यक्ष आए यहां पर भारत में, और जो 37 आए उनमें से सिर्फ 4 राहुल गांधी से मिल सके, जिनमें से कुछ तो पर्सनली जिद करके मिले। जैसे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, वो जिद करके मिली थी। इसी तरीके से कुल 4 लोगों से शेड्यूल कौन तय करता है? शेड्यूल तय करता है, के भी थे, वो शायद मिले थे। हाँ, मैं ये कह रहा हूं शेड्यूल कौन तय करता है? पीएमओ तय करता है विदेश मंत्रालय के साथ मिलके। विदेश मंत्रालय ही अपनी लिस्ट देता है कि हमारे यहां, देखिए आप क्या, मैं गुजरात आया, आप ही मुझे बताएंगे कि हाँ इससे मिलिए, ये है, ये है। जिससे आपने मुझे मिलवाया मैं उसी से तो मिला स्वतंत्र तौर पे। तो क्योंकि आपका मैं मेहमान था तो स्वाभाविक सी बात है आप हमें बताएंगे कि किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए। यदि हमें पर्सनली वैसे मिलना हो, कोई हमारे निजी रिश्ते तो है नहीं यहां, तो हम जो है तब तो हम जाएंगे कि हाँ भाई चलो हमारे ये रिश्तेदार हैं उनसे मिलेंगे, ये मिलेंगे। तो वही स्थिति है कि वो तो कंट्री टू कंट्री होती है। उस कंट्री में किससे किससे मिलना है, बीइंग अ ट्रेजरी बेंच आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये बताएं कि हम ट्रेजरी हैं और ये यहाँ के नेता है, जो है विरोधी दल है, और ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तो ये है। अब आप सोचिए इस देश में समूचे विपक्ष में जब यह स्थिति हो जिसका प्रतिनिधित्व नेता प्रतिपक्ष करते हैं, और यदि आप नहीं मिलवा रहे हैं तो ये निश्चित रूप, अब आप कहेंगे कोई मैं नई बात कह रहा हूं, नहीं नई बात नहीं कह रहा हूं। 2014 के पहले चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हो, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, या किसी की, राजीव जी की सरकार रही, किसी की रही, सदैव यही होता था कि सत्ता और प्रतिपक्ष दोनों से मुलाकात होती थी जो विदेशी डेलीगेट्स आते थे। दूसरी चीज, भारत से भी जो प्रतिनिधि मंडल भेजे जाते थे, ये परंपरा थी कि उसमें कई बार प्रतिनिधि मंडलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विपक्ष के नेताओं को मौका दिया जाता था, और हर प्रतिनिधि मंडल में विपक्ष के सदस्य होते ही होते थे। कम से कम 40% उनके सदस्य होते थे, ये परंपरा थी। लेकिन आज बिल्कुल दरकिनार कर देना। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भेजा गया, उसमें सारे थे और सबने दिल खोल के हिस्सा लिया, भारत का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन जब आप ऑफिशियल कैपेसिटी में इस तरह से नहीं मिलाएंगे तो फिर जब हम जहां मिलेंगे अपने ढंग से बात करेंगे, और यदि आप रखेंगे तो हमें आपके भी प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा, तो शायद हम आपकी ज्यादा कद्र करेंगे। दोनों चीजें, एक तो हम अपने जब, जी हाँ, मुझे एक किस्सा याद आता है अजय जी। जब 4 ही सदस्य थे जनसंघ के,
मैं 1957 की बात कर रहा हूं, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। तभी से अटल बिहारी वाजपेयी को वो विदेशी मेहमान जो आते थे उनके साथ उनका इंट्रोडक्शन कराते थे, और एक बार तो उन्होंने ये कहा था कि ये भावी प्रधानमंत्री है। ये बिल्कुल। परंपरा थी। आप देखिए, रसिया के ही आए थे, रसिया का ही डेलीगेट्स था, वहां के लीडर्स आए थे और पंडित नेहरू ने कहा था ये कि भावी प्रधानमंत्री। हाँ, अब आप कल्पना करिए कि जो उस समय का सबसे बड़ा लीडर था, स्टेट्समैन था, वो शख्स ये बात कह रहा था। आज कितना छोटा व्यक्ति है, इस डर में कि अरे मेरे अलावा कोई दूसरा मिलेगा तो मेरी वो कम ना हो जाए, वैल्यू कम ना हो जाए। वो दूसरे इतना डरता, इतना असुरक्षित महसूस करता, इतनी कायरता उसी में होती जो अयोग्य होता है। क्यों? राहुल गांधी बात करेंगे तो बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ेगी, राहुल गांधी बात करेंगे तो वो इंटायर पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, वो बात करेंगे तो वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात कर लेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर लेंगे, वर्ल्ड सिचुएशन की बात कर लेंगे। सब और समस्या देश ये, हित की बात करेंगे, और देश हित की बिल्कुल बात। देश हित की ही बात होगी, उसमें अपने देश का हित रखा जाता है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसा होगा, तो ऐसे में ये है, हमें ये नुकसान होगा, आपको ये नुकसान होगा, इसलिए हम लोग यदि ऐसे रहें तो ज्यादा बेहतर है। ये समझाने की स्थिति में खुद होंगे, उसके लिए किसी दुभाषिए की जरूरत नहीं है जो एक आध वर्ड इधर उधर होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जी। तो इसलिए नरेंद्र मोदी को डर लगता है। नरेंद्र मोदी को लगता है, तब तो दुनिया कह गया है नरेंद्र मोदी से ज्यादा तो वहां के नेता प्रतिपक्ष काबिल है, कहां हम किसी उससे मिल रहे थे। ये समस्या है, इसलिए नहीं। राहुल गांधी डेमोक्रेसी की बात करेंगे, राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, राहुल गांधी पॉवर्टी की बात करेंगे। तो राहुल गांधी से डर इसलिए लगता है, राहुल गांधी बता देंगे इकोनॉमिक्स क्या है, राहुल गांधी बता देंगे एक्सटर्नल अफेयर होता क्या है और उसे किस ढंग से मेंटेन करना चाहिए। तो साहब यही अंतर है, इसलिए नरेंद्र मोदी को डर लगता है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जो बिजनेस बनाया जाता है कि किससे मिलेंगे किससे नहीं मिलेंगे, इसीलिए नहीं रखते हैं। अब मैं एक चीज देख रहा था कि राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था काफी पहले, और मैं उस ट्वीट का बताऊं कि आप आज हम आप देखेंगे राहुल गांधी ने 2024 में जो है किया था, ये ट्वीट किया था, आप ये देखिए, एक आर्टिकल लिखा था और वो किया था, अ न्यू डील फॉर इंडियन बिजनेस। ठीक है, ये जो आर्टिकल लिखा था कि फेयर बिजनेस होना चाहिए, इससे क्या होगा, तो ये जो उन्होंने नवंबर 2024 में लिखा था, और आज जब हम देख रहे हैं तो आप देखिए राहुल गांधी ने उसे रिट्वीट किया है कि इंडिगो के मामले में वही हुआ जो राहुल गांधी ने कहा था। आज हम वो देख रहे हैं कि किस तरह से इंडिगो की फ्लाइट्स में क्या हो रहा है, कितना लोग परेशान हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। तो यह अपने आप में दर्शा रहा है कि किस तरह से स्थितियां हो जा रही। ये तो आज आपको याद होगा जिस दिन मैं गुजरात आया था, 5 घंटे मुझे प्लेन में बैठे रहना पड़ा था क्योंकि जीपीएस सिस्टम पूरा हैक कर लिया गया था। मैंने ये बात उसी दिन कही थी, आपके पास आते ही कही थी, याद करिए। जी, सरकार ने नहीं माना था, अब सरकार ने संसद में स्वीकार किया कि हाँ सही में ये हुआ था। हाँ। अब आप देखिए, याद है। तो सरकार को छिपाना बहुत है, बस झूठ बोलना है, बाद में तो सच सामने आ ही जाता है।
और उसी का नतीजा आज हम देख रहे हैं कि इस तरह के हालात। मैं ये कह रहा हूं, देश सबका है, देश किसी एक का नहीं है, और देश का हित सबको सोचना भी चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि देश का हित होता है तो मुझे अपने दुश्मन के आगे भी हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़े तो मैं तैयार हूं, झुकने को तैयार हूं अपने देश के लिए। आप सत्ता या विपक्ष कोई दुश्मन नहीं होते, वो लोकतंत्र में मुद्दों के लिए लड़ते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, निजी लड़ाई नहीं होती है। लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या करा के, राजीव गांधी की हत्या करा के लोगों ने साबित किया है कि वो असल में लोकतंत्र के लिए नहीं लड़ते, वो अपनी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी मरवा सकते हैं। आपके गुजरात में उदाहरण मौजूद है, हरेन पांड्या से लेके तमाम सारे। तो आज क्या है, इसीलिए इनको जो डर है, उस डर के कारण राहुल गांधी से ये इतनी दूरी बनाते, क्योंकि स्वस्थ परंपरा में होता नहीं है। चुनाव में वोट चोरी करेंगे, गड़बड़ियां करेंगे, दूसरी अनियमितताएं होंगी, तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग होगा, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट से लेके सबका जिस तरह से दुरुपयोग होता है, स्वाभाविक सी बात है। इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि जरूरत इस बात की है कि हम यह सोचें कि यह देश कहां जा रहा है, और यह सोचना चाहिए। हमें मदद लेनी चाहिए विपक्ष के उन काबिल नेताओं की, और उनके जरिए हमें कहना चाहिए कि अच्छा चलिए, हमसे समाधान नहीं हो रहा है, देश आपका भी तो है, आप ही करिए, बताइए, हम इंप्लीमेंट करेंगे। और विपक्ष को बैठा लीजिए, आप देखिए आज जो देश के अंदर समस्याएं हैं, मैं कहता हूं 90% समस्याएं राहुल गांधी हल कर देंगे। लेकिन नहीं, अच्छा इससे सरकार को भी फायदा है। सरकार भी यदि कोई गड़बड़ी होगी तो सरकार भी सवाल कर सकेगी, देखिए हमने अकेले नहीं किया था, इनसे पूछा था, इन्होंने बताया था, आप उनको भी नंगा कर सके जी। तो मुझे लगता है ये स्वस्थ परंपरा अपनानी चाहिए थी, जो नहीं करी जा रही है। अच्छा यही नहीं, राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं अपने पैसे से जाते हैं, नरेंद्र मोदी तो हमारे आपके पैसे से जाते हैं, जब विदेश जाते हैं तो उनका जो मिलने का होता है फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट में, तो उस स्थिति में नियम यह है कि जब भी कभी कोई फॉरेन वो आता है तो वहां के विदेश मंत्रालय से पूछा जाता है। तो हमारे देश का विदेश मंत्रालय एक काम करता है, नहीं नहीं मत मिलिए। अब आप सोचिए, इतना डर काहे को, इतना डर काहे को? डर वही है कि यदि काबिल आदमी वैसे आ जाएगा तो सारी चीजें बिगड़ जाएंगी, तो उससे बचना है। असल में खुद झूठ की बुनियाद पे जब खड़ा होता है कोई महल, तो उसे सच से बहुत डर लगता है। और नरेंद्र मोदी का पूरा महल सिर्फ झूठ पे, नफरत पे टिका हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं। कोई भी कुछ कह देता है। आपके बड़ोदरा में आए थे राजनाथ सिंह, क्या बोले? पंडित नेहरू सरकारी धन से बाबरी मस्जिद बनवाना चाह रहे थे। अरे पूछो, पहली बात किसी भी मुस्लिम से पूछ लीजिए, उनके यहां इस्लाम में किसी भी सरकारी धन से कोई भी मस्जिद बनाना गुनाह है। सरकारी इमदाद से कोई भी मस्जिद नहीं बन सकती, पहली बात। तो कोई मुस्लिम एक तो स्वीकारेगा नहीं। दूसरा देखिए, दूसरा ये है कि और उसमें वही डोनेट कर सकते हैं जो उसको मानते हैं, बिलीव करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज आप देखिए, कहते हैं बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए। साहब बाबरी मस्जिद तो खुद बताते हैं 1528 में बनी थी। मीर बकी ने जाके जब वो जा रहा था अपने युद्ध अभियान में, तो जब वो वहां उतरा तो उसने देखा बड़ा मैदान पड़ा हुआ है, तो अपनी सेना का वहां कैंप लगा लिया।
कैंप लगा लिया तो नमाज भी पढ़नी थी तो एक जगह नमाज भी पढ़ने लगा, और जब वहां नमाज पढ़ता था वो करता था तो वहीं पे फिर नमाज के लिए मस्जिद बनवा दी गई। चूंकि वो अकबर का सेनापति था, उसने नाम उसका दे दिया बाबरी मस्जिद। ठीक है, कोई बात नहीं। उस समय का आप वो देख लीजिए, जो रेवेन्यू के रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हैं, वो रिकॉर्ड देख लीजिए। कुल 150 घर होते थे, और घर क्या, वो झुग्गी टाइप के थे। एक भी इमारत नहीं थी वहां पे कोई बड़ी। जो आज तमाम सारे लोग जो अपने दावे वादे कर रहे हैं कि इतना ये उतना वो, आप वहां के सारे जितने भवन है, कैकेयी भवन से लेके जितने भवन, सबका पता करिए जाके कि वो कब बने। साहब, उन सब की उम्र आपको मुगल काल में बनेगी। तो जब मुगल काल में ही बने और सब कुछ हुआ, तो पहली बात तो ये, तो जो 1528 में बन गई थी वो मस्जिद पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने शासनकाल में कैसे बनवा रहे थे, पहली बात। दूसरी चीज, 1900 यदि पंडित नेहरू बनवा रहे थे तो 1992 में आपने कौन सी मस्जिद गिराई है भाई? 6 दिसंबर 1900, कल ही वो दिन आने वाला है। तो अब आप एक बात बताइए, तब आपने कौन सी मस्जिद गिराई, किस मस्जिद को शहीद किया? तो स्वाभाविक सी बात है कि आपने वही तो मस्जिद गिराई जो बनी हुई थी, जो इतनी मजबूत बनी हुई थी कि तोड़ना मुश्किल था। अब आप बताइए, तो पंडित नेहरू कौन सी बाबरी मस्जिद बनवा रहे थे? क्या मूर्खता की बात करते हैं, मतलब समझ से परे। और आपने जब पंडित नेहरू की बदनामी और बदनक्शी का ये बात छेड़ी है, तो एक और किस्सा भी मैं बता देता हूं, इसमें जोड़ देता हूं। सरदार पटेल के प्रयासों से सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। नहीं, एक मिनट देसाई साहब इसमें सुन लीजिए। इसी बात को यदि आप बता रहे हैं, सिर्फ सरदार पटेल मत कहिए, नहीं, पंडित नेहरू के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं वही उसी बात पर आ रहा हूं कि सरदार पटेल के प्रयासों से इसका जीर्णोद्धार हुआ। नेहरू ने, अपप्रचार क्या किया जाता है, नेहरू ने सरकारी खजाने से पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, इसलिए इनको पैसे बटोरने पड़े लोगों से, महाराजाओं से, और ये सोमनाथ का मंदिर बना। ये बताते हैं। वास्तविकता ये है, इतिहास में दर्ज ये है, के.एम. मुंशी जो कि वो सब उससे जुड़े हुए थे, नेहरू काबीना में मंत्री थे, कन्हैयालाल मुंशी जो कि सरदार के ग्रुप के थे, उन्होंने जो लिखा है उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि नेहरू ने प्रिसाइड किए हुए काबीना में ये तय किया गया कि सरकार के पैसों से ही जीर्णोद्धार होगा, रिजॉल्व किया गया साहब। मगर चूंकि गांधी जी ने यह कहा था सरदार पटेल को कि आज मान लीजिए कि हम हिंदू धर्म का मंदिर इस प्रकार से बनाएंगे तो कर और धर्मों का भी ये होना होगा, हम सेक्युलर स्टेट हैं, इसलिए सरदार पटेल ने मना कर दिया था। मगर जिस प्रकार से भाजपाई लोग, संघी लोग इतिहास को विकृत कर रहे हैं, उसका मैं जिक्र कर रहा था। अजय जी, नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं यही कि ये लोग जिस तरह की कहानियां गढ़ते हैं, वो अपने आप में लगता है कि आप देखिए कि कुछ भी कह दीजिए आप, इस तरह की आज चल रही है। तो यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से झूठ बोल के ये चाहते हैं कि सारी चीजें करें। तो झूठ, इसीलिए नरेंद्र मोदी को डर लगता है राहुल गांधी से। नहीं, आपने ठीक ही फरमाया कि झूठ की बुनियाद पर इनका महल खड़ा है। और सच यदि कोई बता दे, राहुल गांधी से मिले और सच मालूम पड़ जाए उन लोगों को, तो फिर क्या होगा, इसका उनको डर लग रहा है।
इसलिए मेरे ख्याल से विपक्ष के नेता से, ये विदेश के जो आते हैं वहां के शासक, उनसे मिलने का वो न हो, ये चाहते हैं। अजय जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए ये इतना डरते हैं और इसीलिए ऐसी हरकतें करते हैं कि कहीं मिलना ना पड़े, कहीं करना ना पड़े, इससे बचने के लिए इस तरह के काम करते हैं। ये मेरे लिए, मेरा मानना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं और ये नहीं होनी चाहिए। इन सब के होने से निश्चित रूप से बेहद दुखद स्थिति पैदा होती है। और सही बात है। मैं समझता हूं कि एक स्वस्थ परंपरा रखें, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी जगह जगह ये बोल के अपना सम्मान पाते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी को ये करें। नहीं तो इससे तो यही कहा जाएगा कि नरेंद्र मोदी वह शख्स है जिसने डेमोक्रेसी नाम की अपनी मां के साथ खुद ही रेप किया था। यह असल में डेमोक्रेसी का रेप है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। यदि हमें लगता है ये समझ लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं। जी। आज आप हमारे साथ जुड़े और जिस प्रकार से आपने ये बातें कही, यानी जो परंपराएं थी और हमने स्वस्थ परंपराएं जो कि नेहरू ने स्थापित करी थी, और विपक्ष के नेताओं को भी तवज्जो देना, और विपक्ष राजनीतिक विरोधी हो सकता है मगर देश का दुश्मन नहीं है, ये परंपरा इन्होंने खंडित करी है। ये इतना तो जरूर हम कहेंगे, क्योंकि ये विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं, क्योंकि वो एकमेव रहना चाहते हैं, एक वन पार्टी रूल लगाना चाहते हैं। ये हम अभी समझते हैं, यानी डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी को ये अभी डेमोक्रेसी रहने देना नहीं चाहते, तानाशाही लाना चाहते हैं। ऐसे वक्त में हमारे दर्शकों को, हमारी जनता को जागरूक रहना चाहिए और मेरे ख्याल से संविधान की रक्षा और डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए हम सबको आवाज उठानी चाहिए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।